मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी चैनल। यहाँ पे मैं आपको नीट 2021 और 2022 के अंदर जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एनसीईआरटी में इसका बड़ा सा नाम दिया हुआ ब्रीथिंग एंड गैसेस ऑफ एक्सचेंज, लेकिन है तो फिर भी रेस्पिरेशन ही। रेस्पिरेशन के अंदर देखो, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वाई टू ब्रीथ। वाई डू वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे अपनी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो पूरी किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। सेल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल जो है वो अपनी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल मतलब अपनी पूरी बॉडी है वो किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। जैसे कोई भी घर है, कोई मकान है, वो किसका बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। वैसे अपनी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। ठीक है। फंक्शनल मतलब बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी जो अपने जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन जितने भी पढ़ते हैं, वो सभी क्या होगा? उसकी फंक्शंस जो हैं वो कौन पूरे किस में पूरे होते हैं? सेल के अंदर पूरे होते हैं। सेल का ऐसी सेल्स देखो, ऐसी सेल्स जिनका एक ग्रुप होता है और वो पूरा ग्रुप एक जैसा काम करता है, तो उसको बोलते हैं टिश्यू। उसका क्या नाम होता है? टिश्यू। सेल्स के ग्रुप को ही टिश्यू बोलते हैं। ये टिश्यू के अंदर या फिर सेल के अंदर ही से सारी प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब अपन देख रहे हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे रेस्पिरेशन। तो ये देखो, पहले व्हाई डू वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं? सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सेल जो है अपनी, यहाँ लिख लो, ये सेल जो है इसको किसकी जरूरत होती है? जिंदा रहने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत होती है। सेल को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। वो हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम में। फूड में मोस्टली क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। लेकिन इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करेगा? भाई, किसी भी चीज को जलाने के लिए हम पढ़ते हैं कि किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करती है? बर्न करती है, बर्निंग होती है। सेल के अंदर बहुत ही स्लो बर्निंग होती है, जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बर्निंग से अपने पास एटीपी बनती है। एटीपी बनती है और वेस्ट गैस कौन बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और एटीपी जो है वो हमारी बॉडी के जो सेल जो फंक्शंस कंप्लीट कराती है उनको पूरा कराने में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखो, सेल के अंदर क्या बना? ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहाँ से आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है। अपने पास ग्लूकोज डाइजेस्टिव से आता है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से आती है। ठीक है, और ये इनसे क्या मिलती है? अपने को एनर्जी मिलती है। और ये रेस्पिरेशन जो है, समझ में आया? रेस्पिरेशन क्यों करवाते हैं, क्यों होता है बॉडी के अंदर, क्या काम करता है? सेल्स को एनर्जी देने का काम करता है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज का बर्निंग करता है, जिससे कि हमें एटीपी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब देखो, एक बार हम डायरेक्ट ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सबसे पहले हम इसमें ये देख लें कि इसमें होता क्या है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। एक बार हमें इसकी शुरुआत देख लें। सभी को पता है शुरुआत कहाँ से होती है, नोज से होती है। नोज को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक, नोस्ट्रिल के बाद जो बाहर अपनी ओपनिंग है, नाक की जो छेद है, ये क्या है, नोस्ट्रिल है। ठीक, इसके बाद अपने अंदर एक कैविटी है नाक के अंदर, उस कैविटी का नाम है, उस कैविटी का क्या नाम है, नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी से ऑक्सीजन जाता है फेरिंग्स में। कहाँ जाता है, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स क्या है, देखो अपन नाक से सांस लेते हैं और मुंह से खाना खाते हैं, तो जो अपन नाक से सांस लेते हैं और मुंह से खाना, ये दोनों का एक अंदर कॉमन पैसेज है। ये कॉमन पैसेज है किस किस का, अपनी ओरल कैविटी का और नेजल कैविटी का, दोनों एक जगह ओपन होती है, उसको बोलेंगे फेरिंग्स। और फेरिंग्स के दो भाग हो रहे हैं, जो नेजल कैविटी के पास वाला भाग है उसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, और जो ओरल कैविटी के पास वाला भाग है उसको बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स के पास होगा उसको बोलेंगे लैरिंजोफेरिंग्स। 3 पार्ट हो गए। ठीक है, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। ठीक, लैरिंग्स फैंसी नाम है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कुछ तार होते हैं, वो तार क्या करते हैं, जब अपन अंदर से हवा आती है तो ये तारों में वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होती है, जो वर्डिंग निकलती है वो अपनी जीभ के मूवमेंट से निकलती है, टंग के मूवमेंट से वर्डिंग होती है। ठीक है, लैरिंग्स, लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स के बाद आता है अपना ट्रैकिया। क्या आता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है, इसके पास लिख लो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। ठीक, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में। ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकाई किस में डिवाइड होती है, ब्रोंकियोल्स। देखो ब्रोंकाई के फिर पार्ट है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई। फिर टर्सरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, वैसे इसकी ब्रोंकाई की बहुत सारे ब्रोंकियोल्स होते हैं। ब्रोंकियोल्स जो शुरुआत जहां से शुरू होती है उसको बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल। ठीक है, और जहां पे लास्ट ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोल होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। उसको अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल के बाद आती है अपनी एल्वियोलर डक्ट। इस एल्वियोलर डक्ट से एल्विलाई जुड़ी होती है। अब ये आएगी अपने पास, कौन आएगी, एल्विलाई। ठीक है, यही जो है ना, यहीं तक पहुंचना होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एंडिंग पॉइंट यही है। एल्विलाई के अंदर क्या होता है, जैसे एल्विलाई है, इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक, रेस्पिरेशन की यूनिट कौन है, एल्विलाई है। ये प्लूरल है, सिंगुलर को बोलेंगे एल्वियोलस। ठीक है, सिंगुलर को बोलेंगे एल्वियोलस। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का, जैसे ये एल्विलाई है अपने पास, ऐसी होती है गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होती है एल्विलाई की। ये जो बना रही हूं मैं, ये है एल्वियोलर डक्ट और ये है एल्विलाई। ठीक, इसके अंदर ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आती है इसके अंदर। इसके चारों तरफ होती है क्या, ब्लड कैपिलरीज होती है। तो ऑक्सीजन और ये ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर ब्लड होता है जिसके अंदर CO2 ज्यादा होती है, क्योंकि ये टिश्यूज तक, भाई ये जो ब्लड है इसका काम क्या है, सर्कुलेशन का काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, जो कोई भी सेल है, जैसे ये सेल है अपने पास यहाँ पे, इस सेल के अंदर ग्लूकोज का
ऑक्सीडेशन हुआ तो अपने पास एटीपी बनी और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ये जा रही है ब्लड कैपिलरी। इस ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है। एक कॉमन रूल हमने पढ़ा है बॉयल का नियम, जिसमें क्या बताता है ये कि जिधर हवा का प्रेशर जिधर ज्यादा है वहां से कम की तरफ प्रेशर जाता है, तो ऑक्सीजन यहाँ से ऑटोमेटिक इधर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जनरली हम देखते हैं कि एल्वेलाई के अंदर सभी जो प्रोसेस होती हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड, उसको बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये कहाँ होती है? एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो सबसे पहले नोस्ट्रिल से शुरू करेंगे, नाक से शुरू करेंगे, नोज लिख लो इसके पास। ठीक है, फिर नेजल कैविटी आएगी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? लैरिंग्स आएगा, लैरिंग्स से फिर ट्रेकिया, और ट्रेकिया फिर किस में डिवाइड हो जाएगी? दो ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से फिर क्या बनेंगे? छोटे छोटे ब्रोंकियल, और ब्रोंकियल से एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट जो है वो कहाँ ओपन होती है? एल्वियोलाई में। और गैसेस का एक्सचेंज जो रियल में जो प्रोसेस रेस्पिरेशन की हो रही है वो कहाँ हो रही है? एल्वियोलाई के अंदर हो रही है। इतना क्लियर है? एटीपी अभी मैंने आपको बताया, एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये अपनी सेल के अंदर एनर्जी की यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी, लिख भी लो इसको। यूनिट ऑफ एनर्जी हो गई एटीपी। एनर्जी हमें किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। समझ में आया? अब देखो, अभी अपन ने जो पाथ देखा है, ये अपन ने देखा है लाइन डायग्राम बनाया। अब अपन इसका वैसे डायग्राम बना लेते हैं। देखो नीट के अंदर बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। 360 नंबर की बायोलॉजी होती है, 50%। और अगर हमें बायोलॉजी हमारी बहुत अच्छी है, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत करेंगे हम, तो भी हमारा काम बन जाएगा आराम से। देखो सबसे पहले नाक से शुरू करते हैं। नाक, इसको बोलेंगे नोस्ट्रिल। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलेंगे नोस्ट्रिल। मैं सब कुछ क्लास में ही याद करवा दूंगी आपको, सिर्फ आपको क्या करना है? कंसंट्रेट करना है, जो बातें मैं बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनना है सिर्फ। ठीक है, इसको बोलेंगे नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद अंदर आती है नेजल कैविटी, और ये वाली आ गई अपनी ओरल कैविटी। ठीक है, इसकी ओपनिंग यहाँ होती है और इसकी ओपनिंग ये यहाँ हो रही है। ये अपना क्या बन गया भाई? ओरल कैविटी और नेजल कैविटी जहां पे मिलेंगे उसको फेरिंग्स बताया था। अब देखो नोस्ट्रिल लिख लिया, इसको लिख लो नेजल कैविटी। ठीक है, ये भी लिख लो फेरिंग्स। फेरिंग्स हो गया। अब देखो एक ओपनिंग ये नाक वाली है, इसको क्या नाम बताया था? नेजोफेरिंग्स। भाई नाक के पास है तो नेजोफेरिंग्स बोल दे, गलत तो नहीं होगा। अब ये मुंह के पास वाली है ओरल कैविटी के पास, इसको बकल कैविटी भी बोलते हैं, बी लिख देती हूँ इसमें यहाँ पे। बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, ओ लिख लो चाहे। ओरल कैविटी आई, ये वाली जो है ये ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, इसको अपन बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स।
यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही नाक से सांस गया, कहाँ पहुंची ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस, सभी गैसेज होती है उसके अंदर, कहाँ पहुंची नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से कहाँ पहुंची फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के पार्ट मैंने बता दिया, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और एक होता है लेरिंजोफेरिंग्स। ये इसके बाद अपने पास एक आती है, गले तक पहुंच गए होंगे, यहाँ आती है ये लैरिंग्स, ये एक बॉक्स बना होता है गले के पास, यहाँ पे एक बॉक्स बना है, उसको बोलेंगे लैरिंग्स, ठीक है। ये आगे ऐसे उभरी हुई होती है थोड़ी सी, ये बॉक्स बना दो ऐसे छोटा सा, इसके अंदर कुछ तार जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये 3 टाइप की होती है, मैं बताऊंगी आपको जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे उसका टॉपिक है ये, ठीक है। एक बार इसको वॉइस बॉक्स याद कर लो, ये क्या है, ये वॉइस बॉक्स है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलो, आगे आए, लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया आती है। तो ये अपने कौन आ रही है, ट्रैकिया, ट्रैकिया हो गई। अब देखो ट्रैकिया अपने चेस्ट तक आती है, यहाँ तक ये जो लंबी नलिका है, ये फिर आगे जाके डिवाइड हो जाती है 2 के अंदर, जिसका मैंने नाम आपको बताया था थोड़ी देर पहले, पाथ बताया था, इसका नाम होता है ब्रोंकाई, ठीक है। एक वर्ड इतनी बार रिपीट होगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, ब्रोंकाई, तो लिख लो क्या जा रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई है ये, प्राइमरी ब्रोंकाई होगी। अब देखो ये ट्रैकिया जो होती है ना, ये डिवाइड हुई यहाँ पे, तो कोई कितनी लंबी होती है, इसकी लंबाई कितनी होगी, अभी बताया था 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। हमें लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, लेकिन आ सकता है, अपने को याद रखना है इसको, ठीक। कितनी लंबाई, 10 से 12 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकाइज एट T5 लेवल। अभी T5 लेवल क्या है, पहले T5 लेवल समझ लो थोड़ा सा। पीछे अपनी बैकबोन है, देखो ये नली अपन देख रहे हैं आगे, ये आई है कि यहाँ पे इसके पीछे की तरफ देखो, ये ओरोफेरिंग्स जो बताया मैंने, एरो ओरोफेरिंग्स किधर जा रही है, पीछे जा रही है ना, पीछे एक नली बन रही है, कौन सी नली बन रही है, ईसोफेगस बन रही है, उससे अपने को मतलब नहीं है इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो अब देखो ये कौन जा रही है, ईसोफेगस जा रही है, तो ईसोफेगस को छोड़ दो एक बार, और ये अपनी क्या है, ट्रैकिया है। T5 लेवल का क्या मतलब, आगे अपनी कौन सी नली है, ट्रैकिया, पीछे की तरफ कौन सी जा रही है, बैकबोन है अपनी, वर्टिब्रे। वर्टिब्रे के अंदर, वर्टिब्रे ऐसे नहीं है कि पूरी एक लंबी हड्डी है, यूं ऐसी नहीं होती, वर्टिब्रे ऐसी होती है, छोटे छोटे टुकड़े, ऐसी होती है अपनी वर्टिब्रे, ठीक है। इस वर्टिब्रे के अंदर से एक है ना, एक तंत्रिका जारी होती है। अब देखो ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं ना, इनको अपन बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये मैं क्यों बता रही हूँ, T5 लेवल समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, और ना ये जो चैप्टर है ये अपने स्केलेटल सिस्टम में आएगा, ठीक। वर्टिब्रल कॉलम है ना ये। तो अब देखो जो गर्दन के अंदर अपनी जो हड्डी, गर्दन के अंदर जो ये अपनी बैकबोन है, इसमें होता है सांप, इसको बोलेंगे सर्वाइकल बोलते हैं। ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। गर्दन के अंदर जो अपनी वर्टिब्री है उसका नाम है सर्वाइकल। तो अपनी सर्वाइकल वर्टिब्री, इनके नंबर होते हैं 7। सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 होते हैं जो कि अपने गर्दन के अंदर होते हैं, ठीक है। ये सभी मैमल्स के अंदर सभी में 7 होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आपको जब सारे एक्सेप्शन एक साथ लिखवाऊंगी तब लिखवा दूंगी। ये वर्टिब्रे कितने हैं, 7। उसके बाद पीछे अपनी पीठ में देखेंगे, वहां आगे क्या है, अपनी थोरेसिक कैविटी। भाई अपनी ह्यूमन बॉडी है, ऐसी है अपनी ह्यूमन बॉडी, गोल डब्बे जैसी। इसके बीच में एक ये मसल है, इस मसल का नाम है डायफ्राम, समझ में आ रहा है। अब ये है अपने ऊपर कौन सी, ये नीचे वाली कौन सी है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी है।
और ये कौन सी है? थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी है ना। इसके अंदर सारे लंग्स, हार्ट, वो सभी यहाँ प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर अपने जो ये किडनी वगैरह है, इंटरनल ऑर्गन वगैरह, ये सभी इधर है। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी, चेस्ट के पार्ट को थोरेसिक बोलते हैं। तो T5 लेवल का T का मतलब है यहाँ पे थोरेसिक। और ये जो अपन में थोरेसिक वर्टिब्री बोलेंगे, जो वर्टिब्रीज है पीछे वाली, इनको बोलेंगे थोरेसिक वर्टिब्री। पीछे वाली, आगे वाली से रिलेटेड करेंगे पीछे वाली को, इसको बोलेंगे थोरेसिक वर्टिब्री। क्लियर है इतना? इसको बोलेंगे थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री के भी ऐसे पार्ट होते हैं, ये 12 होती है थोरेसिक वर्टिब्री। तो पीछे वाली 5 नंबर वाली जो है, उसके बिल्कुल बराबर में लाके यहाँ पे ये जो है अपनी ट्रैकिया, ये 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो रही है। समझ में आ रहा है? ट्रैकिया जो है पीछे जो अपनी थोरेसिक वर्टिब्री है, उसका 5वां कॉलम है, उसके बिल्कुल बराबर से डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये डिवाइड वाला पॉइंट है, इसको देखो आप याद रखना। आया नहीं है क्वेश्चन कभी, लेकिन आ सकते हैं। कैरिना बोलते हैं इसको, कैरिना, सी आएगा, इसको बोलेंगे कैरिना। ठीक है, अब देखो ट्रैकिया के अंदर है ना कुछ छोटे छोटे सी शेप के छल्ले बने होते हैं, सी शेप के छल्ले होते हैं। ये ट्रैकिया के अंदर भी होते हैं। अपन ने आगे ब्रोंकाई बना ली है, ब्रोंकाई के अंदर भी ये छल्ले प्रेजेंट है। समझ रहे हो बात को? ये वाला जो इतना सा पार्ट है ना, ये थोड़ा सा बच गया, ये कैरिना वाला, ये बहुत ही नाजुक पार्ट है। देखो ट्रैकिया 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, इसमें सी शेप के छल्ले हो गए। अब देखो सी शेप के छल्ले हो गए। ये छल्ले जो होते हैं ना, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। एक होती है कार्टिलेज, एक होती है बोन। देखो बोन होती है वो बहुत हार्ड होती है, और कार्टिलेज सॉफ्ट होती है, हम मोड़ सकते हैं अपन उसको। ठीक है, हड्डी कहाँ से मुड़ेगी? जहाँ पे बीच में जॉइंट है, समझ रहे हो? लेकिन कार्टिलेज लचीला होता है, एक तरह से इलास्टिक होता है। तो देखो ये कार्टिलेज के बने होते हैं। कौन से कार्टिलेज के? ये छल्ले बने होते हैं हायालिन कार्टिलेज। कौन से कार्टिलेज के बन रहे हैं छल्ले? हायालिन कार्टिलेज के छल्ले बन रहे हैं। इतना क्लियर है आपको? देखो नाक से शुरू किया, नोस्ट्रिल बोलेंगे, क्लियर। नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। इतना ही बताया, समझ में आ गया? T5 लेवल समझ में आ गया सबको। एनसीईआरटी को बिल्कुल अपन पोस्टमार्टम कर देंगे, एकदम क्लियर आपको समझ में आएगी अच्छे से। देखो ये जो है अभी लंग्स में घुस गया अपन, ये हमारे लंग्स होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ये थोड़ा चौड़ा बना लेते, छोटा बन गया। समझ में आया? अब देखो राइट, अपना हार्ट किस साइड में होता है? राइट साइड में। लेकिन एक्चुअली में वो किस साइड में होता है? वो बीच में ही होता है। लेकिन ये इधर ये नोच बन जाती है इसके अंदर, हार्ट की वजह से। यहाँ पे अपना मान लो भाई छोटा सा ये हार्ट बना लो, ऐसे छोटा सा गोल गोल, ये हार्ट है। ये वाली जो नोच बनी है ना इसके अंदर, राइट लंग के अंदर, इसको बोलेंगे कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। क्लियर है? अब देखो ये फिर से डिवाइड हो गई, इसको छोटा बना ले, बहुत बड़ी बन गई है ये, आएगा नहीं है वाला डायग्राम इसमें। देखो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, ये भी अब चेंज हो गया, इधर आ गया। ये वाली जो है ये हो गई अपनी सेकेंडरी ब्रोंकाई। समझ में आया? सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हो गई। इसको बोल देंगे टर्सरी ब्रोंकाई, लिख लो टर्सरी ब्रोंकाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ब्रोंकाई हो गई। ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंकियो, ये लो भाई ब्रोंकियो, ब्रोंकियोल आगे, ब्रोंकियोल भी आगे डिवाइड होते जाते हैं, इससे बहुत सारे पेड़ जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है। एक बात नोटिस कर रहे हो आप इसमें,
ये जो इतने डिवाइडेशन हो क्यों रहा है, क्यों नेचर ने ऐसे क्यों बनाया कि पहले ट्रेकिया, फिर दो डिवाइड किया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, फिर एल्वेल, सीधा यहाँ पे ऐसे करते हैं और सीधा यहाँ पे ये जो अपन एल्वेलाई लास्ट में आ रही है, यही एल्वेलाई हो जाती तो कोई प्रॉब्लम होती? बिल्कुल प्रॉब्लम होती। देखो अगर डायरेक्ट यहाँ पे एल्वेलाई हो रही है तो ऑक्सीजन सीधा आया और इधर से इधर ऑक्सीजन पहुंच गई डायरेक्ट एल्वेलाई के अंदर। अब इसका सरफेस एरिया तो कितना कम हो जाएगा ना, ये एल्वेलाई डायरेक्ट यहीं आ गई, सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने की वजह से ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन सफिशिएंट मिलती ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं मिलती तो बॉडी काम ही नहीं करती अच्छे से। ठीक है, तो अब देखो ये हुआ, क्या बता रही थी, एल्वेलाई आ गई अपने पास, एल्वेलाई, एल्वेलाई से पहले टर्सरी ब्रोंकाई के बाद ये जो पहला बनेगा ना अपने पास ये वाला ब्रोंकियोल, पहले वाले को बोलेंगे इनिशियल ब्रोंकियोल, पहले वाले को क्या बोलेंगे भाई, इनिशियल ब्रोंकियोल। समझ में आ रहा है भैया जी? इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल। और जो लास्ट वाला जो ये वाला है इसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल। इनिशियल और टर्मिनल के बीच में बहुत सारे ब्रोंकियोल्स होते हैं। ये कौन सा हो गया अपना टर्मिनल ब्रोंकियोल। इनिशियल का मतलब शुरुआत, टर्मिनल का मतलब एंड। ब्रोंकियोल्स का क्या हो गया यहाँ पे, एंड हो गया। इसके बाद आगे और ब्रोंकियोल नहीं है, इसका मतलब टर्मिनल लास्ट। अब ये जहाँ पे एल्वेलाई और ये जो डक्ट बन रही है, क्या प्रॉब्लम है इसको अगर एल्वेलर डक्ट बोल दिया, एल्वेलर डक्ट हो गई और ये अपनी एल्वेलाई हो गई भाई, ये कौन हो गई, एल्वेलाई हो गई। समझ में आ गया इतना, ये क्लियर है यहाँ तक? चलो बाकी आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ डायफ्राम होता है, इसके भी चारों तरफ कवरिंग होती है। एनाटॉमी का आपका यहाँ पे 50% पार्ट कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन का 50% एनाटॉमी पूरा हो गया। उसके बाद एल्वेलाई के अंदर कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कैसे पूरी प्रोसेस होती है और कैसे हमें एनर्जी मिलती है, वो सब अगली क्लास में देखेंगे। इसके लिए आपको आप देखते रहो, चैनल को लगातार, चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी। और यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा मैटर ला के दूंगी, जो आप महंगी महंगी कोचिंगों में जाके पढ़ते हो उससे भी अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।